तो अफसर बोलता है काशीराम साहब को कि भाई तेरा उसका क्या रिश्ता है। तो वो बोलते हैं कि ये चूड़ा है, मैं चमार हूँ, ये हमारा रिश्ता है। और वो नौकरी छोड़ देते हैं उनके लिए और फिर मिल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग भी तो हैं, आपके साथ मिल के काम करने वाले लोग भी हैं। आपको वाल्मीकि समाज की, चमार समाज की, जाटव समाज की, मेहतर समाज की, भंगी समाज की आपको आबादी भी देखनी पड़ेगी। अब वाल्मीकि समाज की पूरे देश में आबादी करीब 85 लाख के आसपास है। और जो चमार अपने आप में जो चमार हैं वो करीब 7 करोड़ से ज़्यादा उनकी संख्या है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी तो ये पूछेंगे ना कि जज साहब मिलोड आपके ऊपर जो आपको जन्मजात आरक्षण मिला हुआ है कि आपका दादा जज था, आपका बाप जज है, आप जज बन गए, आपका बेटा जो है वो जज बन जाएगा, आपका पोता जज बन जाएगा, तो जज भी एक ही पीढ़ी का बनना चाहिए। दलितों में अपनी आपस की जातियों में भी भेदभाव है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हम सब शिकार हैं। जातिवाद उन्होंने बनाया, जाति का जहर उन्होंने फैलाया, लेकिन वो जहर हमारे लोगों में भी फैला है। सवर्णों की आबादी 10% है, वो 99% चीज़ों पर काबिज हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही। अभी हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे, अभी हमने चलना सीखा था, अभी से आपस में लड़ाने की कोशिश कर दी। तो मुझे लगता है कि ये साजिश किसे, और ये साबित कर दिया कि नेता साथ होना हो, पार्टियां साथ होना हो। जब दलित बहुजन समाज के हक अधिकार पर हमला होगा तो पूरा समाज एकजुट होगा, उठ खड़ा होगा और अपने हक अधिकार को छीन लेगा। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है और इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण का जो निर्णय आया है, जिसको लेकर 21 अगस्त पर एक भारत बंद का ऐलान किया गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया है। आखिर ये SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण का जो मसला है कितना ज़्यादा गंभीर है, क्या कुछ इस पे तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आते हुए देखने को मिल रही है, और इस मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ इससे क्या कुछ भविष्य में परिणाम होंगे, कितना नुकसान होगा, कितना क्या फ़ायदा होगा, वो भी चीज़ हम आज के इस चर्चा में हम बातचीत के दौरान आपके साथ रूबरू करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द न्यूज़ वीक के मुख्य संपादक सुमित चौहान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया पराग, और नेशनल चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जब वर्डिक्ट आया 1 अगस्त 2024 को, उसके बाद जो तमाम चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर देखी, आपने खुद इस पूरे मसले को समझा, आपको अपनी समझ से क्या समझ में आया कि आखिर भविष्य में इसका क्या नुकसान होगा, क्या कुछ इसका फ़ायदा होगा? ये पराग, क्योंकि उपवर्गीकरण का मसला पुराना है, तो हम पहले से इस मसले को समझ रहे थे, देख रहे थे। और हरियाणा पंजाब में ये राजनीति का भी एक मुद्दा बन गया है, राजनीतिक मुद्दा है। और क्योंकि मैं हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं एक समझ रख रहा था इस पूरे मसले पर। तो हम पहले से ही इस मसले पर अपनी समझ को और बना रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान भी हम लोग उसमें शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, वकीलों की हमने बहस सुनी, कपिल सिब्बल के जो बेतुके लॉजिक थे वो हम सब सुन रहे थे, देख रहे थे। और अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव स्ट्रीम होती है तो वो हम सब देख रहे थे। तो हम इसको समझते थे कि ये सिर्फ वर्गीकरण का मामला नहीं है, बल्कि वर्गीकरण के नाम पर ये आरक्षण को ख़त्म करने की तरफ बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा था। क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जजेस कर रहे थे, जिस तरह की वो कमेंट्री कर रहे थे, कब तक आरक्षण लेते रहोगे, कितने जन्म तक आरक्षण मिलेगा, 70 साल हो गए, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा था कोर्ट में। तो उससे ये संकेत हमें मिल रहे थे कि ये आगे चलकर आरक्षण को ख़त्म करने का रास्ता साफ करेगा। और उसी के नज़र से हम इसको देख रहे थे। क्योंकि हरियाणा में आप देखेंगे, हरियाणा से पहले पंजाब में ये वर्गीकरण लागू हुआ 1975 में। वहाँ पर जो है ज्ञानी जैल सिंह जब वहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय पर ये जो है वर्गीकरण किया था। और 2006 के आसपास तक ये पंजाब में लागू रहा। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उस पर स्ट्रक डाउन नहीं कर दिया गया, तब तक ये वहाँ पर आरक्षण लागू रहा। तो 30 साल के करीब वहाँ पर जो है ये आरक्षण लागू रहा। तो जो लोग ये कहते हैं कि वर्गीकरण से उनको बहुत प्रतिनिधित्व मिलेगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो आप 30 साल के बाद तो आप बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए थे संख्या में, आपका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, हर जगह आपके अफसर दिखाई देने चाहिए थे, तो क्यों नहीं दिखे? आप पंजाब में 30 साल जब आपको लागू हुआ, फिर हरियाणा में भी 90 के दशक में लागू हुआ,
वहाँ पर क्यों आपको फ़ायदा नहीं मिला, और फ़ायदा मिला या नहीं मिला उसको साबित करने के लिए आंकड़े होने चाहिए। आपके पास आंकड़े होने चाहिए कि भाई क्यों ये समाज जो है वो पिछड़ गया है, क्यों समाज के लोग दिखाई नहीं दे रहे, उसकी क्या वजह हैं। ये न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए था, ये आंकड़े होने चाहिए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इस तरह के आंकड़े पेश नहीं किए गए। गुरनाम सिंह कमेटी का, कमीशन का जिक्र ज़रूर किया जाता है, लेकिन वो तो शेड्यूल कास्ट के लिए था ही नहीं, वो ओबीसी की बेहतरी के लिए बनाया हुआ कमीशन था। उसने तो जो अपने आंकड़े दिए हैं वो उसके आधार पर दिए हैं, और उसके डेटा को भी मतलब एक नेशन वाइड डेटा बनाना चाहिए था। अब इंटरेस्टिंगली ये मामला पंजाब का था। पंजाब के समाज के लोगों के बीच में वर्गीकरण का सवाल था, हरियाणा के बारे में था, लेकिन पूरे देश पर लागू कर दिया गया। अगर आपको लग रहा था कि एक स्टेट का ये मसला है तो आप एक स्टेट के लिए इसको लागू कर सकते थे। शेड्यूल ट्राइब इसमें पार्टी नहीं है, मतलब शेड्यूल कास्ट में तो कुछ जातियां मांग कर ही हैं वर्गीकरण हो, शेड्यूल ट्राइब में तो किसी ने मांग भी नहीं की, लेकिन शेड्यूल ट्राइब को भी घसीट दिया, उनके ऊपर भी लागू कर दिया। तो ये बड़ा आशंकित करने वाला था, हम सबको डराने वाला था, क्योंकि एक भ्रम फैला दिया गया कि एससी का सारा आरक्षण तो चमार खा गए, एसटी का सारा आरक्षण जो है वो मीणा खा गए, ओबीसी का सारा आरक्षण यादव खा गए। ये इस तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलाई जाती हैं, और ऐसी आपको नुक्कड़ चौराहे पर जब आप कहीं जाओगे, गांव के बस अड्डे पर, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, इस तरह की बहस होती हुई आपको नुक्कड़ चौराहे पर दिखाई देगी। और इसी तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये वर्डिक्ट आप सुन रहे थे या फिर आपने जब समझा, तो जो बयान दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि एक वर्ग को आरक्षण मिल चुका है, उसको छोड़ देना चाहिए, और जिन्हें नहीं मिल पाया है उनके लिए वो चीज़ें वो खाली कर देना है, कितना वाजिब लगता है ये बात, या जो वर्डिक्ट है? देखिए, सुनने में तो ये एकदम कहें कि वो जलेबी की तरह बातें बता देते हैं, जलेबी बना देते हैं बातों की, और सुनने में कभी कभी किसी को बड़ा भ्रम भी हो जाता है कि यार एक बात तो सही है, मतलब आरक्षण जो एक को फ़ायदा मिल गया और अब तो दूसरे को क्यों मिलना चाहिए, कब तक आईएएस का बेटा आईएएस बनता रहेगा, है ना, ये बड़ा दावा करते हैं कि आईएएस का बेटा आईएएस बनता रहता है। भाई एक यूपीएससी साल में 1000 के आसपास आईएएस आईपीएस बनाती है, 1000 उसमें मेंबर सेलेक्ट होते हैं, 125 के आसपास एससी एसटी का डेटा है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिसका बाप भी आईएएस था और वो भी आईएएस बन गया। ये हवाबाजी है, ये फेक नैरेटिव है, जो कि आरएसएस और बीजेपी जैसे जो संगठन हैं जो दलितों को दलितों से लड़ाना चाहते हैं, बहुजन समाज में फूट डालना चाहते हैं, ये उनका नैरेटिव है। मैं अपने अब सार्वजनिक जीवन में भी हूँ, पत्रकारिता में भी हूँ, मैं अपने किसी रिश्तेदार को, किसी परिचित व्यक्ति को, मैं कम से कम मेरे व्यक्तिगत संबंध जिनके साथ हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा आईएएस आईपीएस लोग हैं जो जिनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, और मैं उनमें से एक भी आदमी को ऐसा नहीं जानता जिसके बाप भी आईएएस थे और वो भी आईएएस बन गए। तो आप भी नहीं जानते होंगे, कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये भ्रम फैला दिया जाता है कि वो बन गए, वो बन गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी तो ये पूछेंगे ना कि जज साहब, मिलोड, आपके ऊपर जो आपको जन्मजात आरक्षण मिला हुआ है कि आपका दादा जज था, आपका बाप जज है, आप जज बन गए, आपका बेटा जो है वो जज बन जाएगा, आपका पोता जज बन जाएगा, तो जज भी एक ही पीढ़ी का बनना चाहिए, फिर अगली पीढ़ी का जज नहीं बनना चाहिए ना? ये भी तो हम आपसे पूछेंगे। तो ये अपने आप को देखते नहीं हैं और भ्रम स्थिति फैलाने की कोशिश करते हैं। आप इस्टेब्लिश कर दो ना, आप हमारा मुंह बंद कर दो डेटा देके। जी, हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जो है गलत बात बोल रहे हैं, आप हमारा मुंह बंद कर दो, आंकड़े पेश कर दो। आप एक कोई कमीशन बनाते, कोई रिपोर्ट लाते, कोई ऐसी स्टडी करवाते जिससे पता तो चलता कि किस जाति के कितने अफसर और कर्मचारी हैं और कितने पद ऐसे हैं जो आपने नहीं भरे। हम उसकी भी मांग कर रहे हैं ना कि आपने बैकलॉग भरा कि नहीं भरा, आपने हमारे कितनी हज़ारों सीटों को एनएफएस करके नॉट फाउंड सूटेबल करके जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, हमारे कितनी सारी सीटें जो कि वैकेंट थी कुछ साल आपने खाली रखा फिर उसको ख़त्म कर दिया। अब मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे उस समय केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियाँ थी, 10 लाख में से करीब 5 लाख नौकरियाँ तो आरक्षित थी, वो कोटे वाले को मिलना चाहिए था। मोदी सरकार ने एक कलम से वो 10 लाख नौकरियां ख़त्म कर दी, तो आपने वो आरक्षण हमारा क्यों नहीं भरा? तो हमारा आप आंकड़े दो कि आपने कितने कर्मचारियों को भरा है, आप जातिवार डेटा दे दो, हम आपको बिल्कुल, जो हमारे भाई अभी बहन भाई हमसे ये कहते हैं कि भाई तुम खा गए हम रह गए, तो हम कहते हैं आंकड़े आ जाएंगे ना तो साफ हो जाएगा। बात होनी चाहिए थी कि सवर्ण लोग जिनकी आबादी 5-10% है वो देश के 99% संसाधनों पर, 99% नौकरियों पर
रोज़गार पर कब्जा करके क्यों बैठे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप देखिए कि अब बहस हो रही है कि चमार खा गए, मीणा खा गए, यादव खा गए, हम आपस में लड़ रहे हैं। मनुवाद क्यों कामयाब होता है? वो आपस में लड़ा के कामयाब होता है ना, कि उनके बारे में बात ही नहीं हो रही कि उनको आपने घोषित तरीके से अनरिजर्व आरक्षण दिया हुआ है, वो उसमें हमारे लोगों को सेलेक्ट करते नहीं अनरिजर्व सीटों पर। ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% कोटा आपने उनको दे दिया, हमारी सीटों को नॉट फाउंड सूटेबल करके जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा बैकलॉग नहीं भरते। वो सारे पद हमारे खाली रखते हैं। जिन सरकारी नौकरियों में हमारे लोग थे उनको प्राइवेट कर दिया, वो प्राइवेटाइजेशन जैसे ही हुआ हमारी नौकरियां खत्म हो गई, आरक्षण खत्म हो गया। उस पर बहस ना करके हम आपस में लड़ रहे हैं। तो ये मनुवादियों की चालाकी है कि उन्होंने बड़ी चालाकी से इसको खेला और भाई को भाई से लड़ा दिया। शेड्यूल कास्ट की ऐसी कुछ जातियां हैं जो इस आरक्षण के वर्गीकरण का समर्थन में भी है, तो तमाम जो अभी तक आपने जो बातें कही, क्या ये बातें उन्हें समझ नहीं आ रही या फिर वो खुद समझना नहीं चाहते? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? देखिए, समझ आ रही है, उनको भी आ रही है। मैं इसमें कई कारण देखता हूँ कि हमारे समाज में हम आपको क्या बराबर मानते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम इस बात से मैं बिल्कुल ये इनकार नहीं करता और मैं तमाम मंचों से भी इस बात को बोलता हूँ कि दलितों में अपनी आपस की जातियों में भी भेदभाव है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हम सब शिकार हैं। जातिवाद उन्होंने बनाया, जाति का जहर उन्होंने फैलाया, लेकिन वो जहर हमारे लोगों में भी फैला है ना। आपस में लोग जो हैं एक दूसरे से अच्छा संबंध नहीं रखते, एक दूसरे के साथ खाट पे नहीं बैठेंगे, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के साथ रोटी खाते नहीं हैं, शादी ब्याह करते नहीं हैं, तो आपस में भी अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और अनटचेबिलिटी भी कहीं ना कहीं एक दूसरी जाति के साथ में विद इन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं। तो एक वो कहीं ना कहीं पीड़ा थी लोगों के दिल में कि भाई ये तो हमको अपना मानते ही नहीं। अब हम बोलते हैं कि सारा बहुजन समाज एक, तो सारा बहुजन समाज एक तो आपको एक मानना भी पड़ेगा ना, आपको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। अगर आप अपने भाइयों को, बहनों को आप तिरस्कार करोगे और उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं बनाओगे। अब मान लीजिए कि एक जाति ने, अब जैसे वाल्मीकि समाज के साथ में बड़ा अन्याय हुआ है, हम इस बात को मानते हैं भाई उनके साथ अन्याय हुआ है, और वो दलितों में भी सबसे ज़्यादा दलित लोग हैं। वो अभी भी बहुत सारी उनमें गरीबी है, अशिक्षा है, उनको बहुत सारे अवसरों की ज़रूरत है। और उसमें हमारे समाज के उन पढ़े लिखे लोगों की, थोड़े अच्छे संपन्न लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने भाइयों को, बहनों को साथ लेके चलते। वो साथ बहुत अच्छे से नहीं लेके चले। और वो हमारा आदमी जब आपस में भेदभाव करेगा, और देखिए आरएसएस का आदमी आके आपके साथ बैठ के चाय पिएगा, आपको गले लगाएगा, तो उसको आरएसएस का आदमी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपका आदमी लगेगा? उसको वो आदमी अच्छा लगेगा। तो वो ये साजिश का शिकार हुए हैं हमारे बहुत सारे लोग, इस साजिश का। और आपस में जब तक आपको सबको चाहिए कि आपको आपके घर में ब्राह्मणी बहू बन के आ जाए, ठकुराइन आपके घर में बहू बन के आ जाए, आप आपस में रोटी बेटी का संबंध रखते ही नहीं। तो आप उनसे तो कहते हो कि जातिवाद खत्म कर दो, लेकिन आपस में तो आपने जातिवाद खत्म नहीं किया, आपको किसने रोका है? तो आपस में जातिवाद करते एक ये कारण था कि लोगों में गुस्सा था, नाराज़गी थी एक दूसरे के प्रति। दूसरा ये कि ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि आरक्षण जो है वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखता है। मान लिया आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो कॉलेज में एडमिशन तब मिलता है जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो आप 12वीं पास हो। क्राइटेरिया होता है, एटलीस्ट आप 12वीं पास होंगे। आप 12वीं में भी आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है, कॉमर्स से किया है, साइंस लिया है, मैथमेटिक्स लिया है, कौन सी पढ़ाई की है, उसके हिसाब से फिर आपको कोर्सेज मिलते हैं, कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो आपने एक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल किया और फिर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला। फिर अब मान लिया कि कोई नौकरी निकली, नौकरी में ये दिया कि भाई ये इसमें ग्रेजुएट आदमी नौकरी पा सकता है। अब आपके ग्रेजुएट हैं क्या? आप ग्रेजुएट हैं तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा पिछड़ गए हैं, ग्रेजुएट नहीं हैं, जिन जातियों का जिक्र कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोगों ने आर्टिकल लिखे और ये कहा कि भाई जैसे मुसहर जाति है बिहार में, जो चूहा पकड़ के खाते हैं, उनमें ग्रेजुएट कम है। तो हमने सवाल पूछा कि अच्छा उनमें ग्रेजुएट कम हैं, अब आरक्षित सीटों को अगर आधा करके आप उनके लिए रिजर्व कर दोगे और ये कहोगे कि इससे उनको फ़ायदा होगा, तो कैसे फ़ायदा होगा? जब वो पढ़े लिखे हैं नहीं, जब उनको आरक्षित कोटे का लाभ लेने के लिए वो एक न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपकी जगह पे वो सीट खाली रहेगी, फिर उसको एनएफएस किया जाएगा और फिर उसको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करके जो है वो सवर्णों को दे दिया जाएगा। तो वो बच्चे पढ़े लिखे, शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ें, एक योग्यता को पूरा कर सकें, ये जिम्मेदारी सरकारों की है, ये जिम्मेदारी राज्य की, केंद्र सरकार की है कि आप उनके लिए अच्छे स्कॉलरशिप्स दें, अच्छे स्कूल खोलें,
आप उनको मिड डे मील का भोजन दें ताकि वो अच्छे से स्वस्थ रह के खाना खा के पढ़ाई कर सकें। आप उनके माँ बाप को रोज़गार दें ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल ना छुड़वा के दिहाड़ी मजदूरी में ना लगाएं और पढ़ाई करवा सकें। तो ये सारे काम तो सरकार के काम करने के हैं ना, सरकार अपना काम तो कर नहीं रही। तो वाल्मीकि समाज ये कह रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है इन्होंने ले लिया है, चमार या फिर तमाम जो प्रदेशों में अपनी अपनी ये जातियाँ हैं। हाँ, ये नैरेटिव है कि उन्होंने ले लिया, बट हम ये कह रहे हैं कि आप समाज में आप मान लिया कोई वैकेंसी निकली है, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप यूपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, कोई क्या आपके समाज के लोग आपकी हाथ से फॉर्म छीन लेते हैं क्या? आपको फॉर्म ना भरने देते हो, आपको जो है रिजेक्ट कर देते हो, जी। कुछ ऐसा करते हैं क्या समाज के लोग? नहीं करते ना, कोई आपको रोकता नहीं है। तो आप वहाँ पर जाएंगे, एलिजिबल होके जाएंगे, योग्यताओं के साथ में जब जाएंगे तो कोई रोकता नहीं है। लोग कहते हैं कि एक ओपी शुक्ला जो उसमें पेटिशनर थे, वो इंटरव्यू मेरे साथ बोलते हैं कि इंटरव्यू में हमको ये रिजेक्ट कर देते हैं चमार लोग। हाँ, अब देखिए यूपीएससी हमारे देश में है, जो आईएएस आईपीएस बनाती है, उसमें एक भी दलित सदस्य नहीं है पूरे, उसमें चेयरमैन से लेके तमाम लोग सवर्ण हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ले लो, हरियाणा का जो सिविल सर्विस का स्टाफ वो है, उसका बोर्ड का आप ले लो, पंजाब का जो है वो सबॉर्डिनेट वाली का उस कमीशन को ले लो, हर जगह पर वही लोग बैठे हुए हैं, एक भी दलित व्यक्ति तो बैठा नहीं हुआ। कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है? तो रिजेक्ट करने वाले भी वही लोग हैं। वो आप ये कह देना कि ये नहीं करने दे रहे, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी सतही बात है, इसमें थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। आप देखिए, आप इस एकता को आप समझिए कि समाज में मान्यवर काशीराम साहब जैसे भी लोग हुए ना, जिन्होंने जो है एक व्यक्ति के लिए, दीना भाना साहब के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी, रैंक 1 ऑफिसर के, वो गजटेड ऑफिसर थे पुणे में, और जब उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पे उन्होंने छुट्टी नहीं दी और लड़ाई हुई, तो अफसर बोलता है काशीराम साहब को कि भाई तेरा उसका क्या रिश्ता है? तो वो बोलते हैं कि ये चूड़ा है, मैं चमार हूँ, ये हमारा रिश्ता है, और वो नौकरी छोड़ देते हैं उनके लिए, और फिर मिल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग भी तो हैं, आपके साथ मिल के काम करने वाले लोग भी हैं, और कोई रोकता नहीं है। ये कहना गलत है। इसके दूसरे तमाम कारण हैं। अशिक्षा एक कारण है, सरकारी नियंत्रण में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों की नौकरियां हैं, तो वो एक पेशा आरक्षित कर दिया गया एक समाज के लिए ही। उसमें जो है सरकार भी तो ये चाह रही है ना कि ये लोग यही काम करते रहें, इससे आगे ही ना बढ़े। अब सरकार ने आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स में 10-10 हज़ार में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कर दिए, सरकारी स्कूल व्यवस्था ठप हो गया। अब 10,000 कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा? कितनी अच्छी शिक्षा दे पाएगा? उसका बच्चा किस लेवल पर जाके आगे दुनिया में compete कर पाएगा, जब दुनिया में इतना कंपटीशन है? तो ये एक तरह की सियासत भी है कि लोग उनको उसमें घुसाए रखना चाहते हैं, उनको उसी में रखना चाहते हैं। ये सिर्फ ये कहना कि ये लोग नहीं आगे बढ़ने देते, मुझे लगता है बहुत सतही बात है। दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि आपको आबादी भी देखनी पड़ेगी। आपको वाल्मीकि समाज की, चमार समाज की, जाटव समाज की, मेहतर समाज की, भंगी समाज की, आपको आबादी भी देखनी पड़ेगी। अब वाल्मीकि समाज की पूरे देश में आबादी करीब 85 लाख के आसपास है, और जो चमार अपने आप में जो चमार हैं, वो करीब 7 करोड़ से ज़्यादा उनकी संख्या है जी। चमारों की। बाकी उसकी सब कास्ट, जाटव को जोड़ लीजिए, जुलाहा को जोड़ लीजिए, बाकी कम्युनिटी को, तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आबादी के हिसाब से जब आप देखेंगे कि उनकी आबादी कितनी है और आपकी आबादी कितनी है, अब जैसे यूपी में 12% सिर्फ जाटव हैं, सिर्फ जाटवों की आबादी 12% है, तो माने उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा नज़र भी आएंगे, वो विजिबली भी ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि आप जो है, आपका एक व्यक्ति जाएगा, उनके 10 व्यक्ति जाएंगे, वो क्योंकि विजिबली नंबर्स ज़्यादा है ना, उनकी संख्या ज़्यादा है। और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता अपनाया, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता अपना के कलम को पकड़ा, उन्होंने तरक्की भी की। जिन्होंने उनका रास्ता नहीं अपनाया, जिन्होंने कलम की ताकत को नहीं समझा, वो समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा है। उसके तमाम कारण मैं मानता हूँ, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक समाज का हिस्सा, हम एक परिवार का हिस्सा हैं, तो हम अपने लोगों को एजुकेट करें, उनके लिए स्कूल खोलें, उनको अच्छी अच्छी स्कीम्स के बारे में बताएं, कोचिंग दिलाएं, उनको कॉम्पिटिटिव बनाएं, और सरकार अपना काम करे। अब इसमें जब
मान लिया 15% आरक्षण है, जैसे हरियाणा में अभी 20% आरक्षण है। अब उन्होंने वर्गीकरण का फैसला लिया क्योंकि चुनाव आ गए हैं, और जबकि चुनाव के वक्त कोई ये सरकार फैसला नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने फर्जी में एक फैसला लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कह दिया कि हमने चुनाव आयोग को भेज दिया। तुम जनता को मूर्ख समझते हो क्या, बेवकूफ़ समझते हो? इसी से एक जुड़ा सवाल है कि जब ये मसले का विरोध होना शुरू हुआ तकरीबन 10 से 11 दिनों के बाद, तो तमाम जो ये भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हम जो क्रीमी लेयर है उसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन हरियाणा में यहाँ पर डिसीजन कुछ और देखने को मिला। ये देखिए कितने चालाक लोग हैं, मक्कार लोग कितने होते हैं। समाज इसका विरोध कर रहा है, फैसले का कह रहा है, संसद में कानून ला के इसको ख़त्म करो। सरकार ने संसद सत्र पहले ख़त्म कर दिया, कोई फैसला नहीं लिया। जब गुस्सा दिखा तो अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री आके कहता है, और कोई सोशल वेलफेयर मंत्री नहीं कहता, सरकार कुछ नहीं कहती, रेल मंत्री आके कहता है कि SC ST के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है उसी को मानेंगे, क्रीमी लेयर उसका हिस्सा नहीं है तो हम क्रीमी लेयर को नहीं मानेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें क्रीमी लेयर पे तो फैसला ही नहीं है, वो तो सुझाव है। उन्होंने तो बोला है कि ऐसा होना चाहिए जी, उन्होंने ये नहीं कहा ना कि होगा। वर्गीकरण का फैसला था ना, क्रीमी लेयर तो सुझाव था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ऑलरेडी लागू नहीं था क्रीमी लेयर पे, लेकिन उन्होंने चालाकी की, सियासत की कि क्रीमी लेयर लागू नहीं हो गया। क्रीमी लेयर तो वैसे भी लागू नहीं हो रही थी, लागू हो रहा था वर्गीकरण पे चुप्पी साध ली। और देखिए हरियाणा पहला राज्य बन गया है जिसने वर्गीकरण पर फैसला लिया। हालांकि वो चुनावी फैसला वो लागू नहीं होगा जब तक नई सरकार बन के कानून नहीं बन जाता। हरियाणा में लागू नहीं होगा, वो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि वोट पाना चाहते हैं। अब सरकार जो है कितनी चालाकी से, मक्कारी से काम करती है, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि समाज को एक तरफ बरगला दो कि हमने आपकी बात मान ली, क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आपने चुनावी फायदे के लिए हरियाणा में बंटवारा कर दिया। अब हरियाणा में 20% आरक्षण लागू है SC का, उसमें से 10% मतलब आधा उन्होंने, आधा अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जाति और एक वंचित अनुसूचित जाति करके 2 लिस्ट उन्होंने बनाई है। मेरा अपने लोगों से सवाल है कि मान लिया आपके लिए 20 सीटें आरक्षित हैं जी, आप जो हैं 20 सीटों पर जब नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए अगर 10 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी तो आपके अवसर और कम हो गए ना। आपके पास ज़्यादा अवसर थे, मतलब पहले हो सकता था कि 20 के 20 वाल्मीकि भर्ती हो जाते उस पर, लेकिन अब तो आप 10 ही कर दिया, आपकी संख्या कम होगी। तो जब ज़्यादा में आप नहीं आ पा रहे तो कम में आप कैसे आ पाओगे? ये अपने आप में समझने वाली बात है कि ये राजनीति है, इसमें नंबर्स नहीं आ रहे तो नंबर्स नहीं आ रहे, उसका रीज़न सरकारी तंत्र है, उसकी व्यवस्था खराब है। सरकारी अपनी जिम्मेदारियों से सरकार भाग रही है। सरकार को चाहिए था कि वो आरक्षण का कोटा पूरा करे, लोगों में ज़्यादा सुविधाएं दे। अब जिस व्यक्ति का बच्चा दिहाड़ी मजदूर है, वो उसको नहीं पढ़ा पा रहा, उसके घर पे जाके नौकरी नहीं दे रही ना सरकार उसके लिए क्या कर सकती है? अच्छा राशन उसको दे, घर बना के दे कि उसके पास घर है कि नहीं है, उसके बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए। सरकारी स्कूल तो बंद कर रही है सरकार, बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, जिसके पास प्राइवेट स्कूल की फीस भरने को नहीं है वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा तो फिर उसको आरक्षण का फ़ायदा कैसा मिलेगा? तो ये सरकार का फेलियर है। सरकार अपनी कमी को छुपाने के लिए आरक्षण को हथियार बना रही है और भाई को भाई लड़ाने की इनकी कोशिश है। सवर्णों की आबादी 10% है, वो 99% चीज़ों पर काबिज हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही। अभी हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे, अभी हमने चलना सीखा था, अभी से आपस में लड़ाने की कोशिश कर दे तो मुझे लगता है कि ये साजिश के सिवा कुछ नहीं है। इस तरीके से ये निर्णय आया है, इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के अपना अपना स्टैंड रहा है, और उसमें एक जानना चाहेंगे कि भारत का जो संविधान है इसको बचाने की लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बात की, उसके बाद संविधान लागू करने की बात की, यहाँ तक कि आरक्षण को बचाने की, जातिगत जनगणना करवाने की, जिसमें राहुल गांधी नज़र जी, अखिलेश यादव नज़र आए। लेकिन जब ये मुद्दा आया तब इसको लेकर कहने की उनका जो बयान है या फिर उनकी तमाम जो बातें स्पष्ट नज़र नहीं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए इस समय बहुजन समाज, दलित समाज पूरे मसले पर जितना सेंसिटिवली काम कर रहा है
वो देख रहे हैं कि हमारा नेता कौन है। इस पूरे मसले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जितनी सक्रियता से काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, और समाज उनको बहुत सम्मान के साथ और बहुत उम्मीद के साथ देख रहा है इस पूरे मसले पर कि हमारी नेता कोई है, हमारा असली नेता जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है कोई है तो वो बहन जी है, क्योंकि बहन जी ने बहुत एक्टिवली काम किया। और इसी कुछ महीने पहले हुए चुनाव में बहन जी के वोटर्स ने अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया। अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, इन्होंने संविधान दिखाया, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ का नारा दिया और समाज का वोट भी लिया, वरना यूपी में इतनी सीटें समाजवादी पार्टी नहीं जीतती और ना ही कांग्रेस जीतती। ये जो मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये सिर्फ दलित समाज की वजह से नहीं मिला, बहुजन समाज की वजह से नहीं मिला। समाज ने उन पर भरोसा किया था और ये उम्मीद थी कि जब इस तरह की कुछ बात होगी तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दलित बहुजन समाज को अकेला छोड़ दिया और वो समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और मुझे लगता है कि अब वो दोबारा वोट नहीं देगा और वो वापस से बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौटेगा वो वोटर, और वो देख रहा है कि भाई हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारे लिए बोल कौन रहा है। ये अच्छा होता कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस मसले पर स्पष्टता के साथ काम करते। अब उनकी कर्नाटक की सरकार और तेलंगाना की सरकार इस फैसले का स्वागत कर रही थी। वो कह रही थी कि हम सबसे पहले राज्य बनेंगे जो इसको लागू करेंगे। हालांकि बीजेपी वहाँ बाजी मार लेगी, हरियाणा में सबसे पहले लागू होगा। तो उनको क्योंकि वहाँ की राजनीति ऐसी है, माला मदिगा का, अरुंधत्यार का और तमाम उधर की राजनीति ऐसी है, वो दक्षिण की राजनीति की वजह से, वो अपनी राजनीतिक नफ़े नुकसान की वजह से उन्होंने उसका फैसले का स्वागत किया। लेकिन केंद्र में, उत्तर भारत में कांग्रेस से ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष एक दलित व्यक्ति हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अभी सबसे बड़े नेता हैं पद के हिसाब से और मुखिया हैं, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ अच्छा फ़ैसला लेंगे। लेकिन उन्होंने उस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। अब जब बहुजन समाज का गुस्सा दिखने लगा सोशल मीडिया पर, बाकी जगह बहन जी ने आक्रामकता दिखाई, तो तब जाके वो लोग एक्टिव हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार से मांग की कि इस पर जो है कुछ काम किया जाए। तो समाज का वोट अगर आप ले लें और उसके बाद उनके मसलों पर साथ नहीं आएंगे तो ये सरासर धोखा है, और समाज इसको एक धोखे की तरह ही देख रहा है। अपनी सियासत में आप भले ही एक बार कामयाब हो जाएं, लेकिन सियासत हमेशा नहीं रहती। आपको 5 साल के बाद फिर से जनता के पास आना पड़ता है। जिस जनता ने अब आपको यूपी में अच्छा रिजल्ट दिया, अब वो आप पर कैसा भरोसा करेगी? अखिलेश यादव को सोचना चाहिए था ना। अखिलेश यादव की समर्थन की वजह से कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं। अखिलेश यादव की पार्टी ने ही उनको राज्यसभा का सांसद बनाया ना। वो इस केस में वकील थे और आरक्षण का विरोध कर रहे थे, कपिल सिब्बल, कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। ये सब तो इनकी कपिल सिब्बल के लॉजिक हैं। सिंगल पोस्ट पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ये जो है इस पूरे मामले में वकील कपिल सिब्बल थे, जो अभी लेटरल एंट्री में विवाद हो रहा है, तो सरकार उसको सिंगल पोस्ट मानती है। तो ये 1998 में कपिल सिब्बल पेश हुए थे इस फैसले में। उनका जिम्मेदारी है, जिसको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। तो क्यों ना माना जाए कि समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में है, उन्होंने इसमें काम किया है। तो समाज को अगर आप समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, तो मुझे लगता है कि आप ही बेवकूफ़ हैं। समाज ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, लेकिन बार बार नहीं करेगा। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की परीक्षा थी, परीक्षा की घड़ी थी। अगर वो अपने आप को साबित करते तो समाज उनके साथ रहता, बट मुझे लगता है कि अब उनके हाथ से मौका निकल गया और समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और वो भले ही अपनी राजनीति की वजह से चुप हों, लेकिन मुझे लगता है अब दोबारा कोई उनको वोट नहीं करेगा। 21 अगस्त का जो आंदोलन है पूरे देश के अंदर भारत बंद को लेकर चल रहा है, बसपा ने उसका समर्थन किया है। वही सवाल फिर से एक दोहराना चाहूँगा कि जिन लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर बात की, लेकिन उनका कहने की समर्थन इस भारत बंद को लेकर नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, भारत बंद दरअसल जनता का आंदोलन है जी। किसी नेता ने भारत बंद का कॉल नहीं किया, किसी संगठन ने भारत बंद का कॉल नहीं किया। ये जनता के गुस्से की आवाज़ है। 2 अप्रैल 2018 का जब SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का हमला हुआ था, उसके बाद जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन ने इस देश में बहुजन समाज की ताकत को दिखाया और ये साबित कर दिया कि नेता साथ होना हो, पार्टियां साथ होना हो,
जब दलित बहुजन समाज के हक अधिकार पर हमला होगा तो पूरा समाज एकजुट होगा, उठ खड़ा होगा और अपने हक अधिकार को छीन लेगा। बाबा साहब ने कहा था ना कि अगर मांगने से अधिकार नहीं मिलते तो छीनने पड़ते हैं। तो समाज ने अपना हक अधिकार छीना 2 अप्रैल 2018 को। 13 लोग हमारे शहीद हुए, हज़ारों लोगों पर मुकदमे हुए, लेकिन ताकत दिखाई। अब उस समय हमारी बहुजन पार्टियों ने भी हमारा साथ नहीं दिया था ना, बंद में शामिल नहीं थी। जी। अब जो समाज अपना आंदोलन कर ले, आंदोलन को कामयाब बना ले, जीत जाए और उसमें नेता ना हो, तो फिर नेता की ज़रूरत क्या है समाज को? जब नेता की ज़रूरत ही नहीं, जब समाज बिना नेता के अपना आंदोलन कर लेगा। तो 2 अप्रैल 2018 में जो पार्टी और संगठन शामिल नहीं थे, वो गलतियां अब नहीं दोहराना चाहती वो। जैसे बहुजन समाज पार्टी 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में ऑफिशियली उन्होंने समर्थन नहीं किया था, शामिल नहीं थी, लेकिन जनता जीत गई आंदोलन में, तो वो गलती अब नहीं दोहराई। बहुजन समाज पार्टी ने समय से फैसला लिया और ये कहा कि हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल होंगे, भारत बंद में शामिल होंगे, ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम और अनुशासित तरीके से आंदोलन होगा। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद ने 11 सितंबर का अपना अलग से ही एक तारीख दे दिया। लोगों ने पूछा कि भाई जब समाज 21 तारीख को बंद कर रहा है तो आप अपना अलग राग क्यों अलाप रहे हैं, आप अपनी डफली अपना राग क्यों कर रहे हैं, अलग से क्यों कर रहे हैं? अब देखिए उन्होंने भी भारत बंद को समर्थन किया, क्योंकि जनता का आंदोलन है ना। अब आपके बिना अगर आंदोलन सफल हो गया तो फिर बोलेंगे देखा आप नहीं भी आए तब भी आंदोलन कामयाब हो गया ना, तो लोगों पर सवाल उठेगा। प्रकाश अंबेडकर साहब जो वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने समर्थन किया कि हम इसमें जो है समर्थन करते हैं, और भी तमाम संगठनों ने, बहुजन समाज के लोगों ने इसको समर्थन दिया है। शुरुआत में लोगों के दिल में था कि पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में पूरा समाज एक साथ था। इस बार कुछ जातियां स्वागत कर रही हैं फैसले का, हो सकता है वो हमारे आंदोलन में साथ में ना आए, और कई तरह की अलग स्थिति, उस समय राजनीतिक हालात अलग थे। यूपी में बहन जी का और अखिलेश यादव का गठबंधन था, बिहार में तेजस्वी यादव लोग रेल रोक रहे थे, तो राजनीतिक कारण भी थे, 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था, तो इस समय स्थिति अलग थी। तो लोगों को थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा बच के चल रहे थे लोग कि अभी फैसला ना ले। लेकिन जैसा जनता का माहौल बना, मूड बना, पक्ष में आ गया माहौल, तो अब तमाम संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। और अच्छी बात है कि बहुजन समाज में इतनी ताकत है कि वो अपने नेताओं को भी खींच के ला रहा है, क्योंकि समाज से नेता हैं जी। ये बात समझने वाली है ना कि समाज है तो नेता है, और समाज रहेगा तो नेता रहेंगे। ये समाज ने साबित कर दिया, और हम इस बात का स्वागत करते हैं कि दलित बहुजन समाज की पार्टियां, अब उनकी राजनीति को आप पसंद ना करें, उनको पसंद करें ना करें, लेकिन अमूमन सब पार्टियां, सब संगठन एकजुट हो गए हैं और भारत बंद में शामिल हो रहे हैं। और जो बहुजन है वो बहुजन की लड़ाई लड़ रहा है, जो बहुजन नहीं है या जो दिखावे का बहुजन है, जिसने सिर्फ वोट लेने का काम किया, जिसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वो इसमें शामिल नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। जी। आप लगातार बहुजन पत्रकारिता को लेकर बहुजन समाज की आवाज़ के तौर पर अपनी बात रखते हैं। तमाम तरीके के जो सोशल मीडिया पर या फिर जो आपके चैनल के ज़रिए तमाम वीडियोस वायरल होते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आप पर लगता है कि आप एक प्रो कांग्रेसी के तौर पर बर्ताव करते। जब मैंने तमाम कमेंट्स आपके पढ़े, आपके वीडियोस के, आपके तमाम इंस्टाग्राम्स के, तो ये क्यों इल्ज़ाम आपके पर लगता है? मैं एक काम दे देता हूँ आपके दर्शकों को, और जो भी मेरे मुझसे नफ़रत करने वाले लोग हैं जी। आप मेरे चैनल पे 3500 से ज़्यादा वीडियो हैं, 3800 के आसपास वीडियो हैं। मेरा कोई एक वीडियो निकाल के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल देना, या ट्विटर में मेरे को टैग कर देना जिसमें मैंने कांग्रेस की तारीफ़ की हो, या जिसमें मैंने कांग्रेस को बढ़ावा दिया हो, या समाजवादी पार्टी की तारीफ़ करके उसको बढ़ावा दिया। आप राहुल गांधी से भी जब मिले तब भी वो चीज़ ज़्यादा वायरल हुई? राहुल गांधी से मैं मिला क्योंकि राहुल गांधी ने मुझे खुद मिलने के लिए बुलाया, और मेरी मुलाकात हुई उनको मीडिया में डाइवर्सिटी को लेके। आप जानते हैं मैं मीडिया में डाइवर्सिटी की बात हमेशा करता रहा हूँ, क्योंकि जिन चैनलों में मैंने नौकरी की वहाँ मैं अकेला दलित पत्रकार था, कोई हमारे लोग नहीं थे। और हम बहुजन यूट्यूबर मीट करते हैं ताकि हम अपने समाज के लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, उनको अच्छा पत्रकार बना सके। राहुल गांधी ने मीडिया में, पत्रकारिता में दलित बहुजन समाज के भागीदारी को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लोगों से पूछा था कि आप बताओ आप में से कितने SC ST OBC पत्रकार हैं। अब उन्होंने उस मामले पर बात करने के लिए मुझे बुलाया अपने घर पे, और हम लोग उनसे मिले, और एक मीडिया डाइवर्सिटी रिपोर्ट मैंने बनाई है जिसमें कि
एक गाइड है कि आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके मीडिया में डाइवर्सिटी को लागू कर सकते हैं। वो मैंने तमाम नेताओं को भी भेजी और मीडिया के जो मालिक हैं उनको भी भेजा कि आप अपने यहाँ डाइवर्सिटी लागू करो। तो डाइवर्सिटी के मसले पर मैंने जो है मुलाकात की, क्योंकि वो देश के भाई नेता हैं, आप उनको पसंद करो ना करो, बड़ी पार्टी है कांग्रेस, पसंद करो मत करो। अभी लोकसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, आप उनको पसंद ना करो, लेकिन विपक्ष की आवाज़ तो वही है ना, बात तो वही करेंगे ना वहाँ पर। तो उस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई और उस सिलसिले में मैं बाकी भी बहुत सारे लोगों से मिला, और मुझसे कोई भी मिलेगा तो मैं मिलूँगा। मैंने तो मोदी को भी समय मांगा था, उनका मुझे समय मिला नहीं उस समय, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे तो उस समय उन्होंने दिया नहीं। बट अपने समाज के लिए बात करने के लिए अगर, और बड़ी चीज़ ये कि एक तो मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, दूसरा मैं पत्रकार हूँ ना। मैं पत्रकार के, मैं आप मुझे पार्टी का समर्थक या प्रवक्ता क्यों समझते हैं? जी, मैं दलित समाज का व्यक्ति हूँ, तो क्या मैं दलित समाज की पार्टियों का, बहुजन समाज की पार्टियों का गुलाम हूँ? क्या मैं उनका प्रवक्ता हूँ? क्या मैं उनका समर्थक हूँ? आप मुझे एक पत्रकार के तौर पे क्यों नहीं देखते? एक पत्रकार किसी भी व्यक्ति से मुलाकात कर सकता है ना, जब उसको अपनी खबर करनी होगी, अपना काम करना होगा। अब मेरे को अगर मोहन भागवत से, आरएसएस चीफ मोहन भागवत से ये सवाल पूछना हो कि भाई वो कहता है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैं उसका इंटरव्यू अगर करूं कि तुम कैसे बोलते हो आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए, तुम जातिवाद को ख़त्म करने की बात तो नहीं करते, तो क्या मैं आरएसएस का गुलाम हो जाऊंगा? वो मेरा काम है ना, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरा काम है ना कि मैं उससे सवाल करूंगा, मैं मिलूंगा, लोगों से सवाल करूंगा, पूछूंगा। और पत्रकारिता में हम सब लोगों से मिलते हैं भाई, सब लोगों से मेल मिलाप होता है। आप मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तभी वो आपको इंटरव्यू देते हैं ना, बात करते हैं, नहीं तो वो बात भी नहीं करेगा आपसे। अब उसमें मेरे प्रोफेशनली जो मेरे करियर की चीज़ें हैं उस पर कोई सवाल उठाए और कोई नाम दे तो देता रहे। मुझे ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपना समाज के बारे में पता है, मुझे अपने लोगों पर भरोसा है। गाली देने वाले लोग हमेशा गाली देंगे, जिन लोगों ने पार्टियों के लिए जान दे दी, जो शहीद हो गए, वो उनका सम्मान नहीं करते, तो वो हमारे जैसे लोगों का क्या सम्मान करेंगे? मेरा कोई एक ट्वीट, मेरी कोई एक वीडियो, कोई ऐसी बात आप बता दें जिसमें मैंने बहन जी के बारे में कुछ गलत बोला हो, अपशब्द बोला हो, कुछ उनके बारे में आलोचना की हो, जबकि हमारे काम का हिस्सा है, आलोचना करना हमारे काम का हिस्सा है कि आप कहाँ गलत हैं, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो मुझे एक पत्रकार के तौर पे भी देखिए, आप एक भक्त के तौर पे देखेंगे तो आपको सब कुछ वैसा ही नज़र आएगा। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट के तौर पे जिससे चाहूँगा मिलूँगा, जिसको गाली देनी है यार दे। अब गालियों के बारे में मैं अगर चिंता करता तो मैं अपने करियर को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़ के ये काम ही नहीं करता, क्योंकि आपसे ज़्यादा गालियाँ मुझे कहीं और से मिलती हैं। मेरा फ़ोन आप देखोगे तो गालियाँ और धमकियों से मेरा फ़ोन भरा रहता है। मेरा इनबॉक्स आप देखोगे, आपको इतनी धमकियाँ, गालियाँ मिलेंगी। लोग बोलते हैं गोली मार देंगे तुमको, तुम हमको मिलो, तुमको गाड़ी से उड़ा देंगे, क्या क्या तो बोलते हैं। आप मेरा फ़ोन लेके देखना ही जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा। वो सब झेलते हुए हम काम कर रहे हैं जी। वो धमकियाँ, वो गिरफ्तारी का डर, कब सरकार हमको गिरफ्तार कर लेगी, कब हमारे ऊपर छापा डाल देगी, कब क्या कर देगी, वो सब झेलते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप मुझे गाली देंगे तो यार आप देते रहो, फिर मैं चिंता नहीं करता। मेरा काम ही मेरी पहचान है। आप सब लोगों से, जो मेरे को नफ़रत करने वाले लोग हैं, सबको एक काम दे रहा है, मेरा एक वीडियो निकालो, एक मेरा ट्वीट निकालो कि मैंने तारीफ़ की है, और उसके बाद में फिर मेरे से जवाब मांग लेना जी। 21 अगस्त को जो भारत बंद कल होने वाला है, तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले, उनसे क्या कुछ कहना चाहें? मेरा एक ही आप सबसे कहना है, एक अपील है कि भाई शांति बनाए रखें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को हम मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, कानून बनाया है, और हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमको बचाने वाला कोई नहीं है, कोई हमारा थानेदार हमारी जाति का नहीं, जो हमारी जाति देख के हमको ऐसी धाराएं लगाएगा जिससे हमको आसानी से ज़मानत मिल जाए जी, या हमको कम सज़ा हो। वकील हमारी जाति का नहीं, जो हमारा फ्री में केस लड़ देगा। जज हमारी जाति का नहीं, जो हमको देख के जो है ज़मानत दे देगा, अरे ये तो अपना आदमी है।
हमको बचाने वाला कोई नहीं है। तो फर्जी की चीज़ों में नहीं उलझना, मुकदमेबाजी में नहीं उलझना, हल्ला गुल्ला नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए। 2 अप्रैल 2018 में 13 जवान हमारे शहीद हुए थे। भविष्य था उनका, उनके परिवारों की क्या स्थिति है, क्या उनको कोई मदद मिली है, कितने हज़ारों लोगों पर मुकदमे हो गए, काम धंधा छोड़ के वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो किसी भी तरह की हिंसा से बचें, शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें। लोग अफवाह बहुत फैलाते हैं ऐसे आंदोलन में कि वहाँ उस जगह पे ये हो गया, उस जगह पर वो हो गया। आप वेरीफाई करें, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करें, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें। वैसे भी मतलब हमारे लोग हिंसा नहीं करते, 2 अप्रैल में भी हमारे लोगों ने हिंसा नहीं करी थी। वो दूसरे जाति के लोग थे, दूसरे समाज के लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे, और वो तमाम तस्वीरें आई थी, वो हम सब ने उसका फैक्ट चेक भी किया। हमारे लोग नहीं, हमारे लोग शांति से तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं भाई। हम बुद्ध प्रिय लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कानून का पालन करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, चूँकि इसमें कुछ हमारे समाज के लोग जो हैं वो इस आंदोलन के ख़िलाफ़ हैं, तो अगर वो आपको रोकते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप उनसे तमीज़ से बात करें, प्यार से बात करें, उन्हें समझाएं कि आपके मसले क्या हैं, टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। आपको ये बहुत ख्याल रखना है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 अप्रैल 2018 की तरह ये भी एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, और भारत सरकार को, मोदी सरकार को फिर हम एक बार झुकाएंगे। जो सरकार कहती थी कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, हम कभी झुकते नहीं है। 2 अप्रैल 2018 में दलितों ने, बहुजन समाज ने उस सरकार को झुकाया था जी। और इस बार फिर झुकाएंगे, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। 21 अगस्त पर जो भारत बंद का आंदोलन पूरे देश के अंदर में होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम चीज़ें हमने आपके साथ रूबरू करने की कोशिश की है। SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण का आखिर पीछे का क्या कुछ षड्यंत्र है, और उसको जानना समझना बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है, वो भी चीज़ हमने आपके साथ साझा की है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।